Yes. Shall we revise accounting standard 22, accounting for taxes on income? लो बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अकाउंटिंग सिखा रहा है सर, किसकी? फॉर टैक्सेस की अकाउंटिंग। सर जीएसटी टैक्स की अकाउंटिंग नहीं बेटा, ऐसे टैक्सेस जो किस पर लागू होते हैं, इनकम के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, या मैं एक तरह से बिल्कुल शॉर्ट में कहूं तो इनकम टैक्सेस की अकाउंटिंग सिखा रहा है आपको। सर वो तो हमें आती है, वही पी एंड एल अकाउंट, डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बेटा इसमें वही आप सीखने वाले हैं डेफर्ड टैक्स असेट के बारे में और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में, ठीक है। सो दिस एएस डील्स विद टैक्सेस ऑन इनकम, जिन्हें की इनकम टैक्सेस बोला जाता है। अकाउंटिंग इनकम मीन्स और टैक्सेबल इनकम मीन्स, दो तरह की टर्म्स है बेटा, एक होती है अकाउंटिंग इनकम और एक होती है टैक्सेबल इनकम। क्या इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है? द आंसर इज यस, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। हमारे कुछ प्रावधान इनकम टैक्स वाले नहीं मानते, हमारे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रावधान इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमको मतलब नहीं। जैसे कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ हो जाना चाहिए, जबकि इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि इसको हम 5 साल में 1/5 करके राइट ऑफ करवाएंगे। हमारे यहाँ कुछ डेप्रिसिएशन का हो सकता है, अमाउंट अलग हो एज पर आर स्टैंडर्ड्स, आर कंपनीज एक्ट, बट हो सकता है इनकम टैक्स वाले अपनी रेट कुछ स्पेसिफाई करते हो किसी पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर, ठीक है। हमारे यहाँ कुछ खर्चों को एक्रूअल बेसिस पे चार्ज कर लिया जाता है, जो कि अकाउंट्स का बेसिक रूल है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हम बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं कॉमर्स। और इनकम टैक्स वाले कुछ खर्चों को कहते हैं कि नहीं नहीं, इनकी बेनिफिट्स, इनकी डिडक्शंस हम एक्रूअल बेसिस पर नहीं दे सकते आपको, आपने जो खर्चा डाला है वो गलत है, इस खर्चे की तो डिडक्शन या ये खर्चा तब का होना चाहिए जब आप इस खर्चे को पे कर दें। तो कहीं ना कहीं बेटा अकाउंटिंग इनकम वो है जो हमने हमारे अकाउंट्स के जो कॉन्सेप्ट है, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है उनको अप्लाई करते हुए हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। तो अकाउंटिंग इनकम मीन्स प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड एज पर द अकाउंट्स ऑफ एंटिटी बिफोर टैक्स एडजस्टमेंट, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जबकि टैक्सेबल इनकम का मतलब है इनकम और लॉस कंप्यूटेड एज पर एप्लीकेबल टैक्स लॉस। सो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपने आपकी इनकम कैलकुलेट करी है कि भाई मेरी इनकम ये, तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम है, और आपने अकाउंट्स को फॉलो करते हुए जो इनकम फॉलो करी है दैट इज योर अकाउंटिंग इनकम, ठीक है। सर टैक्स कौन सी इनकम पे देना होगा? तो बेटा टैक्स जो देना होता है वो टैक्सेबल इनकम पे देना होता है। आपका इनकम टैक्स कह रहा है कि बच्चा तेरी इनकम ये है और ये इनकम है, तो तेरे को टैक्स इस पर देना है, ठीक है। ऑल्दो हम अकाउंट्स के अकॉर्डिंग कुछ अलग इनकम कैलकुलेट करके ले गए, बट इनकम टैक्स वालों ने उसमें कुछ आइटम प्लस करा दिए, कुछ आइटम माइनस करा दिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे दिए, और उसके बाद मेरी टैक्सेबल इनकम रिवाइज कैलकुलेट करवा दी। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम पर जो आप टैक्स देने वाले हैं एज पर टैक्स लॉज, उस टैक्स को आप बोलेंगे सी टैक्स, दैट इज करंट टैक्स, ठीक है। और अब एक होगा बेटा डेफर्ड टैक्स, जिस पर सारी माथा बच्ची इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो डेफर्ड टैक्स का मतलब ऐसा टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया हो ऑन टाइमिंग डिफरेंसेस। सर टाइमिंग डिफरेंसेस मतलब बेटा अभी आ रहे हैं बस टाइमिंग डिफरेंसेस पे, एल सी टैक्स और डी टैक्स, ठीक है। ये दो टैक्स आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। सी टैक्स में आपका केवल इनकम टैक्स का नॉलेज काम आएगा कि आप अपना कंप्यूटेशन जो बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स कैलकुलेट होता है दैट इज सी टैक्स। और डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो बेटा ये टैक्स टाइमिंग डिफरेंसेस के ऊपर है, जिसकी मैं अभी चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। टैक्स एक्सपेंस, किसी भी साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता है उसको आपको कन्वर्ट करना होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। इसका मतलब मुझे यहाँ टैक्स का एक्सपेंस लेना है, ध्यान रखना, टैक्स का पेमेंट नहीं लेना है। टैक्स पे तो चाहे कुछ अलग होगा, पे तो सी टैक्स होता है कि जो भी करंट टैक्स आपने एप्लीकेबल टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, पेएबल तो वो होता है, आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है। पर हमारी अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हो सकता है जो पे हुआ है वो खर्चा थोड़ा है। ऐसे तो पे तो हम कितनी बार, सपोज मैंने सैलरी पे कर दी 1,20,000, पर मैं कहता हूं नहीं नहीं इसमें 10,000 तो आउट प्रीपेड है, तो आप खर्चा तो 1,10 का ही डालते हैं ना। तो पेमेंट डज नॉट मीन कि वही एक्सपेंस है। टैक्स एक्सपेंस हमारे इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दो आइटम्स का कॉम्बिनेशन होगा,
एक होगा बेटा सी टैक्स और एक होगा डी टैक्स। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तब जाके हमारा टैक्स एक्सपेंस निकलेगा, और जब टैक्स एक्सपेंस निकलेगा तो हम पीबीटी को किस में कन्वर्ट कर पाएंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, उसके बाद हम कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, नाउ सी टैक्स हमने बता दिया, ये होता है करंट टैक्स जो कि आपको टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग निकालना है, और डी टैक्स क्या होता है, तो ये होता है टैक्स ऑन टाइमिंग डिफरेंसेस। ठीक है, तो सारा मुद्दा अब टाइमिंग डिफरेंस पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, सो टैक्स ऑन टाइमिंग डिफरेंसेस। अच्छा, डी टैक्स एसेट भी हो सकता है, डेफर टैक्स एसेट, और डी टैक्स डेफर टैक्स क्या हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है। ठीक है, अगर डेफर टैक्स एसेट है तो एंट्री हो जाएगी डीटीए अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, और डेफर टैक्स लाइबिलिटी है तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीटीएल। ये एंट्रीज आपकी हो जाएंगी डीटीए और डीटीएल की। ठीक है, सी टैक्स की एंट्री बता देता हूं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आप बचपन से करते आ रहे हैं। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजनिंग जो करनी है वो उसी टैक्स की करनी है जो आपका पेमेंट होगा, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। नाउ व्हाट आर टाइमिंग डिफरेंसेस? बेटा ये ऐसे आइटम्स हैं ऑफ अलाउंस और डिसअलाउंस, ये ऐसे आइटम्स हैं अलाउंसेस और डिसअलाउंसेस इन कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम जो कि कैपेबल होते हैं अपने आप में कि हम फ्यूचर में रिवर्स हो जाएंगे, विच आर कैपेबल ऑफ रिवर्सल इन फ्यूचर ईयर्स। एंड एब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो होते हैं अंडर टैक्स लॉज, वो भी टाइमिंग डिफरेंसेस में कवर होंगे, ध्यान रखना। पर पहले मैं अलाउंस और डिसअलाउंस की बात कर देता हूं जो कैपेबल हो जाते हैं फ्यूचर में कि हम रिवर्स हो जाएंगे। जैसे कि बेटा एक एग्जांपल हमने पहले लिखवाए थे, बोनस नॉट येट पेड, हमने बोनस दे दिया एंटिटी में, डिक्लेयर कर दिया, बट उसका पेमेंट नहीं दिया। ठीक है, तो क्या मैं बोनस को डिक्लेयर्ड बेसिस पर पी एंड एल बनाते समय क्या खर्चे में डाल सकता हूं, टू बोनस टू एम्प्लॉय? द आंसर इज यस, मैं उसको लाइबिलिटी बना के खर्चा बना सकता हूं। ठीक है, एंट्री कर दी हमने, बोनस टू एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल, और ये बोनस टू एम्प्लॉय हमने पी एंड एल अकाउंट में खर्चे में डाल दिया, और हमने हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, क्या इस नेट प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स देने पहुंच गए इनकम टैक्स वालों के पास, पर पता है वो क्या कहेंगे, दिस आइटम इज डिसअलाउड, ये आइटम ऑफ डिसअलाउंस है, हम इसकी छूट आपको अभी फिलहाल नहीं देंगे। हमने कहा रीजन, वो कह रहे हैं कि इनकम टैक्स के कानूनों में लिखा हुआ है कि इस तरह के खर्चे तभी हम आपको डिडक्शन देंगे जब आप इनका पेमेंट कर देंगे। ठीक है, या फिर यहाँ इंटरेस्ट टू नेशनलाइज बैंक हो गया। ठीक है, तो इस तरह के आइटम वो कहता है कि भैया हम आपको डिडक्शन इनकी नहीं देंगे। या फिर मैं अगर कहूँ पीबीडी हो गया, बेटा हमने प्रोविजन फॉर बेड डेट बनाया था, तो प्रोविजन बेसिस पर आपने आपका प्रॉफिट क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, बट इनकम टैक्स वाले इस तरह के खर्चों को नहीं मानते, वो कह रहे हैं डिसअलाउड, डिसअलाउड। क्या ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो ऑफ डिसअलाउंस हैं? द आंसर इज यस, ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो डिसअलाउ हो जाते हैं। क्या इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ये फ्यूचर में जाके रिवर्स हो जाएंगे? फ्यूचर में रिवर्स होने का मतलब है बेटा, सपोज मैंने नेक्स्ट ईयर फिर पी एंड एल बनाया, और अगर नेक्स्ट ईयर मैंने बोनस का केवल पेमेंट किया है, तो क्या मैं खर्चे में बोनस का कोई खर्चा अब डालने वाला हूं? द आंसर इज नहीं, ये मैंने पिछले साल ही मेरे पीएल में डाल दिया था, वो तो इनकम टैक्स वाले नहीं माने थे, एल्स मैंने तो मेरे एक्सपेंस में पिछले साल ही अकाउंट कर दिया था, मैंने मेरे एक्सपेंस में पिछले साल ही पीवीडी डाल दिया था, मैंने मेरे एक्सपेंस में पिछले साल ही इंटरेस्ट टू नेशनलाइज बैंक एक्रूअल बेसिस पे डाल दिया था। क्या इनकम टैक्स वाले उन्होंने उसको डिसअलाउ करके ऐड करा दिया था? द आंसर इज यस, बट ऐड कराने का ये मतलब नहीं कि मैं अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहां से रिमूव कर दूंगा, मैंने अकाउंट्स के अकॉर्डिंग उनको खर्चे में ही रहने दिया। ठीक है, क्या नेक्स्ट ईयर सपोज मैंने बोनस का भी पेमेंट कर दिया, मैंने उस इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर दिया, मेरा पैसा वाकई में डूब गया, तो क्या नेक्स्ट ईयर फिर से मैं पी एंड एल में बोनस, इंटरेस्ट या बेड डेट डालने वाला हूं? द आंसर इज नो, ऑलरेडी मैंने उनका चार्ज पिछले साल ही डाल दिया था। ठीक है, लेकिन अच्छा उसके बाद मेरा नेट प्रॉफिट मैंने इस साल कैलकुलेट किया नेक्स्ट ईयर में,
क्या इस नेट प्रॉफिट पे अब इनकम टैक्स वाले मुझे बोनस की भी डिडक्शन दे देंगे, अब मुझे इंटरेस्ट की भी डिडक्शन दे देंगे, और अब मुझे मेरे एक्चुअल बेड डेट की भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो क्या ये 3 आइटम पिछले साल ऐसे आइटम थे जो आइटम्स ऑफ डिसअलाउंस थे, जिनमें कैपेबिलिटी थी कि दैट विल बी रिवर्स्ड इन नेक्स्ट फ्यूचर ईयर्स? बिल्कुल उनमें कैपेबिलिटी थी कि फ्यूचर ईयर में रिवर्सल हो जाएंगे। और आप सोच पा रहे होंगे फ्यूचर ईयर में जब इनकी रिवर्सल हुई तो इन्होंने मेरे प्रॉफिट को और रिड्यूस कराया, और मेरे रिड्यूस्ड प्रॉफिट पर मुझे फ्यूचर ईयर में क्या देना पड़ेगा? फिर टैक्स देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं प्रीवियस ईयर में सोचूंगा कि ये आइटम्स जब फ्यूचर में रिवर्स होंगे तो मेरे टैक्स को बचाएंगे। इसका मतलब मैं इनके ऊपर DTA बनाने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसे आइटम्स भी होते हैं जो और अलाउ कर देते हैं। सपोज मैंने डेप्रीशिएशन का खर्चा डाल दिया, टू डेप्रीशिएशन 50,000। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं बेटा तेरा खर्चा 50,000 नहीं 60,000 है। मैंने कहा अच्छा, मेरा डेप्रीशिएशन पे एक्सपेंस 60,000, वो कह रहे हैं हाँ 60,000 है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंस ले लो। तो बेटा मैं जो P&L के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया उस पे मुझे और अलाउंस मिली, अलाउंस ऑफ डेप्रीशिएशन एक्स्ट्रा मिली, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स वालों ने कहा कि ये 10,000 रुपए और कम कर बेटा। तो मैंने 10,000 रुपए कम करके मेरा रिवाइज्ड नेट प्रॉफिट या यूं कहूं टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर ली, ठीक है। और मुझे टैक्स इस अमाउंट पे देना पड़ा। मैं तो ज्यादा अमाउंट पे टैक्स देना गया था, बट मुझे टैक्स फिर कम अमाउंट पे करना पड़ा, क्योंकि एक आइटम ऑफ अलाउंस और था इनकम टैक्स एक्ट वालों की तरफ से, ठीक है। क्या ये आइटम फ्यूचर में रिवर्स हो जाएगा? द आंसर इज यस। फ्यूचर में जब मैं हो सकता है किसी साल में डेप्रीशिएशन फिर डिक्लेयर करूंगा कि फिर से 50,000, गवर्नमेंट कहेगी बेटा तेरा ये 50,000 नहीं है 40,000 ही बनेगा डेप्रीशिएशन, ठीक है। मान लेते हैं एसेट 1 लाख का था, मैंने 50,000 करके डेप्रीशिएशन मांगा। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं पहले साल में 60,000, नेक्स्ट ईयर में 40,000 देनी। उन्होंने भी डिडक्शन 1 लाख की और मैंने भी मांगनी 1 लाख की है, बट हम लोगों के टाइमिंग में डिफरेंस है। तो ये एक ऐसा आइटम ऑफ अलाउंस था जो कैपेबल होगा फ्यूचर ईयर में रिवर्स हो गया, कि जब मैंने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके गया था और मैंने जो डेप्रीशिएशन का खर्चा डाला 50,000, टैक्स वाले कह रहे हैं बेटा इसमें 10,000 फिर से ऐड करा ले, तेरा खर्चा 50 है ही नहीं 40 ही है, ठीक है। तो मुझे ज्यादा टैक्स बना अगले साल, ठीक है। तो मैं प्रीवियस ईयर में ही क्या बनाने वाला हूं? इस तरह के आइटम्स पे DTL बनाने वाला हूं। उसके अलावा बेटा अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ जो लॉसेस होते हैं वो भी आपके टाइमिंग डिफरेंस की डेफिनेशन में डाले गए हैं। ये भी आपके फ्यूचर ईयर के टैक्स को बचा पाएंगे, कि अगर आपके पास कुछ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस है तो फ्यूचर ईयर का जो आपका टैक्स है वो बच सकता है, आपको सेट ऑफ मिल जाएगी आपकी कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की। तो इनके ऊपर भी DTA बनता है। नाउ DTA बनाते वक्त हमारे पास प्रूडेंस के 2 पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 15 और पैराग्राफ नंबर 17 AS22 के, जो प्रूडेंस लिमिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअल में जब DTA बनाते हैं तो एंट्री कर रहे हैं DTA अकाउंट डेबिट टू P&L, तो कहीं ना कहीं मैं DTA का इस्तेमाल करके PL को क्रेडिट करा रहा हूं। तो प्रूडेंस की बात आ रही है कि सर जो फ्यूचर में पता नहीं कौन सा टैक्स सेव होगा उसको रहते हुए आपने अपना PL क्रेडिट करा दिया। तो जो प्रूडेंट करते हैं तो उनके लिए पैराग्राफ नंबर 15 और 17 पढ़ लेने चाहिए, जिन्होंने प्रूडेंस के बारे में, प्रूडेंस लेवल्स के बारे में बात करी है, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 15 और 17, ठीक है। तो पैरा 17 किस पर अप्लाई होता है? इन केस एनी एंटिटी इज हैविंग एन एब्सॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, उनके ऊपर पैरा 17 अप्लाई होगा। एल सिंपल सी एंटिटी है जिनमें कोई इस तरह के नुकसान नहीं है, उनके यहाँ पे प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो उनके ऊपर पैराग्राफ 15 अप्लाई होगा। नाउ प्रूडेंस क्या कहता है? DTL पे कोई प्रूडेंस नहीं है, बनाओ इच्छा हो जितना बनाओ, P&L टू DTL, ठीक है। DTA पे प्रूडेंस है, वो कहते हैं कि साहब DTA कैन बी क्रिएटेड ओनली इफ देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी, आपके पास रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए दैट देयर विल बी sufficient future taxable income against which such DTA can be realized। और पैराग्राफ 17 जो ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि उनमें
अनएब्सॉर्ब डेप्रिशिएशन या यूं कहूं लॉसेस जिन कंपनियों में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि वो कंपनी अभी ही लॉस में, तो क्या पता फ्यूचर में उनमें प्रॉफिट भी होगा नहीं होगा, तो उनके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट पैराग्राफ है। उनके लिए कह रखा है कि वो अपने यहाँ डीटीए तभी बनाएंगे, डीटीए कैन बी क्रिएटेड ओनली इफ देयर इज वर्चुअल सर्टेनिटी। पहले वाले केस में था रीजनेबल सर्टेनिटी, बट यहां पर इन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रखी है, वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड विद कन्विंसिंग एविडेंस। साथ साथ में कन्विंस करने के लिए सबूत भी होने चाहिए। किस तरह के सबूत मांग रहे हैं? डेट देयर विल बी सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम, जिसके अगेंस्ट में आप डीटीए को रियलाइज करवाने वाले हैं। ठीक है, तो एक जगह वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड विद कन्विंसिंग एविडेंस और एक जगह सिंपल सी रीजनेबल सर्टेनिटी है। आपको हर साल डीटीए और डीटीएल को रीमेजर और रिव्यू करना चाहिए प्रूडेंस लिमिट्स के भी अकॉर्डिंग, और अगर कोई रेट्स वगैरह चेंज हो जाते हैं उस अकॉर्डिंग। डीटीए डीटीएल विल नेवर बी डिस्काउंटेड, इन पर कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला जो डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 उसको मना करता है कंप्लीटली। ठीक है, इनको नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट लायबिलिटी में ही दिखाया जाएगा, जैसा कि शेड्यूल 3 के अंदर आपको पता है लिख रखा है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट टैक्स हॉलीडे? टैक्स हॉलीडे बेटा जब छुट्टियों पे गया हुआ है टैक्स माफ है, तो बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पीरियड आपका टैक्स माफ कर देते हैं कंपनी, मतलब सरकार किसी कंपनी का। सपोज 5 साल तक मेरा टैक्स माफ है, 1 2 3 4 5 साल तक, उसके बाद आपको टैक्स लायबिलिटी आएगी। अच्छा, टैक्स माफ का मतलब ये नहीं कि रिटर्न भी नहीं डालना, रिटर्न वगैरह डालना है, असेसमेंट वगैरह होगा, बट टैक्स माफ है। ठीक है, तो बेटा आपको टैक्स हॉलीडे के केस में एक रूल मैंने याद करवाया था, जो टाइमिंग डिफरेंसेस छुट्टियों में आते हैं और छुट्टियों में ही रिवर्स हो जाते हैं, उनका आपको कुछ नहीं करना। उनके ऊपर ना डीटीए बनाना है ना डीटीएल बनाना है, पर ऐसे टाइमिंग डिफरेंस जो छुट्टियों में आए और उनकी रिवर्सल छुट्टियों के बाद होगी, तो उनके ऊपर आपका डीटीए और डीटीएल बनेगा। ठीक है, फीफो मेथड अप्लाई करते हैं हम रिवर्सल पर्पस के लिए। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स सेक्शन 115 जेबी जो भी इनकम टैक्स का है, वो कहता है कि साहब हम आपका एक बुक प्रॉफिट करके और प्रॉफिट कैलकुलेट कराएंगे, और बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो टैक्स बन रहा होगा वो तो आपका मिनिमम अल्टरनेट टैक्स होगा, मैट टैक्स होगा। तो बेटा अगर आपके नॉर्मल प्रावधानों के अकॉर्डिंग टैक्स बन रहा है 50,000, बट मैट टैक्स बन रहा है 70,000, तो आपको इस पर्टिकुलर साल में मैट टैक्स का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम टैक्स है तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में आपको इसकी रिसीवेबल की मैट क्रेडिट की रिसीवेबल की बेनिफिट्स मिल जाएगी। बट फिर बता दूं, मैट टैक्स का मेरे डीटीए डीटीएल बनाने से कोई लेना देना नहीं है। डीटीए डीटीएल पे वही कॉन्सेप्ट है, वो बुक प्रॉफिट को कंपेयर नहीं करना है, आपको आपकी अकाउंटिंग इनकम को ही किसके साथ कंपेयर करना है, टैक्सेबल इनकम क्या थी जिस पर आपने रेगुलर टैक्स कैलकुलेट किया था, उसी पे ही आपको डीटीए डीटीएल कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी। थैंक यू।